तो इस समीकरण में हमें दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब जिनकी एक घात हो, जैसे x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। देखिए दो चर हैं, एक x एक y, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है। इस प्रकार के समीकरण को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक ना। अब अगर इनका हमें लिखना पड़े व्यापक फार्मूला तो कैसे लिखा जाता है, ax by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहां बोला है युग्म, ये अकेले नहीं आएंगे, दो समीकरण आएंगे। तो दो समीकरण का मतलब अगर हमने इसको a1 b1 और क्या मान लिया c1, तो दूसरा क्या होगा a2x b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये देखिए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक हल हैं, व्यापक सूत्र है ये। अब देखिए इन समीकरण को हल करने की विधि, देखिए हल कैसे होते हैं। इनका पहला विधि होता है विलोपन विधि। देखिए पहले हमने क्या कहा था, इंट्रोडक्शन है, तो कैसे ये सॉल्व होगा, ये हो गया इनका विलोपन विधि। दूसरा इनको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। दो विधियों से इनको सॉल्व किया जाता है, एक विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से, ठीक ना। ये दो विधि हल करने का है। अब इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रतिबंध हमने तो अभी पढ़ लिया कि विलोपन और प्रतिस्थापन से इनके समीकरण को हल किया जाता है। एक हमें ग्राफ विधि से समझना पड़ता है। तो ग्राफ में देखो पहला मेथड ये होता है, ये देखिए दोनों का अनुपात, कि अगर हम a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2, ठीक है। देखिए अगर प्रतिबंध हो जाए a1 अपॉन में a2, जैसे इसके अपॉन इसके अपॉन कर लिया और देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनका ग्राफ देखिए इस तरीके से बनता है। अगर ऐसे कंडीशन है तो मान लो पहले समीकरण का ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और दूसरे समीकरण का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो यह एक रेखा दूसरे रेखा को एक बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। इनका ग्राफ यही आता ही है। तो इनको बोला जाता है कि यह जो रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। पहला ये कंडीशन। दूसरा इनके अद्वितीय हल है, अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक आंसर होंगे। ये एक रेखा दूसरे रेखा को जितने बिंदुओं पर काटती है वही उसके आंसर होंगे। तो यहाँ पे केवल एक जगह काटी है, इसको तो अक्ष पे काटी है, इसको मत जोड़िएगा। एक रेखा यह रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काटी है, तो इनको बोला जाता है अद्वितीय हल, केवल एक हल। ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है केवल एक हल, ठीक। तीसरा हमें क्या पढ़ना होगा कि ये संगत है। ये क्या है, संगत। जिनका हल होता है वही क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो पहला कंडीशन आपने ये पढ़ लिया। अब देखिए दूसरा ग्राफ में क्या सीखना हम लोग को, कि मान लो हमने a1 अपॉन में a2, ठीक है, जैसे पहला लिखा a1 अपॉन में a2, उसके बराबर लिख देंगे b1 अपॉन में b2, ठीक है, इसको भी लिख लिया। अब देख रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं इक्वल हुआ तो हम यहीं रुक गए, अगर कट हो गया, लेकिन अभी बराबर है तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो हम तीसरा निकालें c1 अपॉन में c2, तो तीसरे वाले में दो प्रतिबंध हो सकते हैं, या तो वो कट कर सकता है या तो वो क्या कर सकता है, इक्वल कर सकता है। तो मान लो पहला हमने इक्वल कर दिया। अब देखिए इसके कैसे रेखा बनते हैं, सॉरी ऐसे इनका क्या ग्राफ बनेगा। इनका ग्राफ ऐसे बनता है, मान लो हमने पहला समीकरण लिया, इसका ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक ना, ठीक। अब दूसरी रेखा लिए, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो दूसरी जो हम लोग का समीकरण है उसका भी रेखा जस्ट इसी से होके जा रहा, देखिए इसी पे पूरा सेम टू सेम, L और M दोनों रेखाएं एक ही पर हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक रेखा दूसरे रेखा को जहां क्रॉस करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, वही उसके आंसर होते हैं। अब यह तो एक दूसरे को पूरा ऊपर से ऊपर निकल गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होकर चली गई। तो यहाँ पे क्या होगा हल के बारे में, तो यहाँ से यहाँ तक हम कोई भी बिंदु ले लें, जैसे यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ कोई भी बिंदु ले लें, इनके पूरे अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल, जिसको अनंत अनेक हल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन सी रेखा हो गई है, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि एक रेखा पहले वाले में एक रेखा दूसरे रेखा क्या कर रही थी, काट रही थी।
अब यहां पे इसको बोलते हैं समपाती रेखा, समपाती रेखा, यहां पे समपाती रेखा बोला जाता है। ठीक है, कितने हल होंगे? यहां तो केवल एक जगह काटा था, अद्वितीय हल मतलब अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं, केवल एक। यहां पे तो अनंत अनेक हल हैं, अनंत अनेक हल हैं इसके। ठीक है, अगर हल हैं तो ये संगत है, ये क्या हो गया? संगत है। ये देखिए हमने दूसरा पढ़ लिया। एक बार आपको देख लेते हैं कि नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रतिबंध पे, देखते हैं तीसरा क्या है। A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहला ही बराबर नहीं रहा, यहाँ तीनों बराबर हो गए, यहाँ दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं रहा। तो अब क्या करना होगा हमको? प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती रेखा है। अब भाई ये कौन सी रेखा हो गई? ठीक है, जो कि दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं। तो इस प्रतिबंध को बोलते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। ठीक है, इसके हल कितने होंगे? इनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब ये बताते हैं ग्राफ से आपको। ठीक, अगर कोई हल नहीं तो ये असंगत है। ये क्या हो गए? असंगत। अगर हल होता है तो संगत होते हैं। देखिए हल है तो संगत है, कोई हल नहीं तो असंगत। अब इनका अगर ग्राफ देखा जाए तो देखिए ग्राफ कैसे इनके बनते हैं। इस तरह से हो गया, एक रेखा ऐसे चली गई, मान लो हमने पहला समीकरण लिया, रेखा बनाया इस तरीके से, और दूसरा रेखा ऐसे बना दिया, तो ये L हो गया और ये M हो गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यह रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं और कहीं नहीं काटेंगी, इसलिए इन रेखाओं को कौन सी रेखा बोल देते हैं हम लोग? समांतर रेखा बोल देते हैं। ठीक है, अब समांतर रेखा का कोई हल नहीं हो। यस एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं क्या है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले, ठीक, तथा गलत पर 2 अंक कटें, यदि यस जो है 40 अंक पाता है तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब देखिए क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए कि यस एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित कर लिया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत पर 1 अंक कट गए, ये हो गया। फिर बोला यदि सही उत्तर पर, फिर दूसरा कंडीशन आ गया, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा गलत पर 2 अंक मिले। इस बार यस ने 50 अंक पाया तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, यानी यस ने 2 बार टेस्ट दिया है, एक बार टेस्ट में उसने पाया है 40 अंक और एक बार टेस्ट में पाया है 50 अंक। पहले टेस्ट का कंडीशन ये था कि सही उत्तर दोगे तो 3 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर दोगे तो 1 अंक क्या कर लिए जाएंगे? काट लिए जाएंगे। दूसरे पेपर में या दूसरे टेस्ट में यह कंडीशन था कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे और गलत पर 2 अंक काट लिए जाएंगे, और इस बार उसने कितना पाया? 50 पाया। तो आपको बताना है कि भाई यस को कितने क्वेश्चन मिले थे। तो अगर हमने मान लिया कि माना सही उत्तर की संख्या बराबर x है, गलत उत्तर की संख्या बराबर क्या हो गया? y हो गया। हमने मान लिया कि यस जो था उसने x सही उत्तर दिया था और y गलत उत्तर दिया, तो उस हिसाब से कुल प्रश्न कितने हो गए? भाई गलत सही जो भी बताया हो उस हिसाब से कुल प्रश्न हो गए x प्लस वाई हो गए। कुल प्रश्न कितने हो गए? x प्लस वाई। चलिए यहाँ तक तो हो गया भाई कि उसने टोटल x प्लस वाई प्रश्न दिया था। अब जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से चला जाए, देखते हैं क्या क्या समीकरण मिलने वाले हैं हमको। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। 40 अंक पाया है, ठीक है भाई, उसने 40 अंक पा गया। कैसे पाया? जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई उसने अगर यक्स उत्तर सही दिए होंगे, जैसे हमने कहा कि अगर हम एक उत्तर सही दिए तो हमें 3 अंक मिला, 2 उत्तर दिए तो 3 3 6 हो गया। ऐसे एक उत्तर दिया तो 3 अंक, 2 उत्तर सही बताया 3 दूना 6, 3 अंक, 3 उत्तर सही दिया तो हमें 9, और अगर हमने यक्स उत्तर सही बताया तो मिला के कितना हो गया?
3x हो गया। तो यानी उसके सही का था 3x, ठीक है, प्लस उसने गलत भी बता दिया था तो एक अंक। जैसे अब देखिएगा इसी पैटर्न में चलते हैं कि उसने एक अंक गलत बता दिया, तो कै प्रश्न थे उसके पास, y, 1 गुणे y बराबर y, यानी उसने एक गलत बताया है तो माइनस ना होगा भाई, ये सही बताया, ये गलत बताया, घटा के उसको टोटल कितने नंबर मिल गए, 40 नंबर मिल गए। ठीक, अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, एक इक्वेशन में यहां से बना लिए, एक फर्स्ट इक्वेशन में यहां से मिल गया, दूसरा अब उसे 50 अंक मिले हैं, यहां 50 लिखिए। अब देखिए कैसे 50 पाया है वो, सही उत्तर पर 4 अंक मिले हैं, कितना है x, तो 4x हो गया भाई, गुणा करके बता देंगे, और गलत पे 2 अंक काट लिए तो -2y हो गया। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण। चाहे तो इसे हम और सिंपल कर लें, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2x - y = कितना हो गया, 50 हो गया, और ये कट गया तो 2x - y = 25। ये हमारे हो गए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए जैसे 2 समीकरण मिल जाते हैं, आपको पता है कि अब क्वेश्चन सिंपल होने लगता है। अब क्वेश्चन क्या होने लगे, सिंपल हो गया, सरल तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है एग्जाम में कि आपका समीकरण गलत ना होने पाए, वरना आंसर गलत हो जाएंगे। समीकरण को ध्यान दीजिएगा, कैसे करना है, किस तरीके से सेट करना है, आप बड़े रिलैक्स से करिए और बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप उतना ही अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। हर क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाइए ताकि आपका एग्जाम में कोई डाउट ना हो। यहाँ गलत हो जाएगा, आप टेस्ट दे रहे हैं या घर पर लगा रहे हैं तो वहाँ गलत हो जाएगा तो संशोधन कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में गलत करके आएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, फिर आपको दुख भी होगा कि हमने इतना मेहनत भी किया और हमें अंक भी ना मिला। तो क्या है, केवल प्रैक्टिस करते रहिए, सब सही हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं। तो एक है हम लोग का 3x - y = 40 हो गया, दूसरा हो गया कि 2x - y = 25 हो गया। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना होगा। देखिए ये y कट रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। जैसे ही घटाना करेंगे तो ये भी माइनस, यह प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक ना, ये माइनस और ये प्लस कट गए, 3 में से 2 चला गया, x 40 में से 25 घटा दिया तो कितना हो गया, 15। ठीक, तो x का वैल्यू तो मिल गया 15। x का मतलब देखिए सही उत्तर कितना था, उसने 15 बताया था। अब बताओ कि गलत उत्तर कितना बताया, तो यही x का वैल्यू हम 1 या 2 कहीं भी रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2। तो यहां 2 गुणे में 15 - y बराबर 25, 15 दूना 30 - 25 बराबर y, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक ना, अब आपसे पूछा जाए कि उसने पूरा क्वेश्चन कितना है, आपने लिखे है ना कुल प्रश्न, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बताओ कितने प्रश्न थे या कितने प्रश्न हैं। तो आप लिखेंगे, अतः उत्तर लिख के लास्ट में लिखा जाता है उत्तर, कुल प्रश्न कितने थे, x + y। तो x का वैल्यू कितना है, 15, y का वैल्यू कितना है, 5, मिला जुला के 30। यानी कि यश से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें यश ने 15 प्रश्न को उसने सही बताया था और 5 प्रश्न को उसने क्या कर दिया था, गलत बता दिया था। ठीक, तो बच्चों आज का क्लास इतना ही, केवल 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया। आप छोटे छोटे रूप में पढ़ते रहिए और जैसे भी हो आप पूरे मन लगा के पढ़िए। ठीक ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट, आज हम लोग गुणनखंड से क्वेश्चन समीकरण जो सॉल्व होते हैं उसको लाए हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में आपको 1 और 2 नंबर के बीच में आ जाते हैं। ठीक ना, और देखिए इस क्वेश्चन को बताने का क्या रीज़न है, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं बच्चों को थोड़ा हेडेक हो जाता है कि कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए हमने रूट वाले क्वेश्चन को सर्च किया और बताया कि अगर देखिए हाँ, और ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ और ये कम से कम 2 बार आ भी चुका है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3x² - 2 रूट में 6x और +2 = 0। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू रूट में आ गई। कहीं भी रूट का होगा क्वेश्चन अगर आपके बुक में अनसॉल्व में, तो उसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सिंपल क्वेश्चन तो लगभग सारे बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन रूट्स का आते ही थोड़ा उनको दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने रूट्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। और देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर नंबर है तो इसका इंटू हम यहाँ करा लेते हैं। ठीक ना, तो अगर हम 3 का इंटू 2 में करा दिए तो कितना मिल गया हमको, ये 6 मिल गया। चलो ठीक है, अब क्या करना है, 2 नंबर आप ऐसा बताओ जिसको हम गुणा कर दें तो 6 आ जाए
उस नंबर को जोड़ दें या फिर घटा दें तो ये वैल्यू मिल जाए हमें, ये आ जाए। तो अगर आप देखिए यही पे दिमाग काम करता है कैसे हमें क्वेश्चन को सेट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या कहा कि दो नंबर लें, इंटू करने पे 6 आ जाए। देखो अगर 6 रूट में 6, अगर इसका इंटू कराते हैं तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें रूट 6 प्लस रूट 6 तो मिल जाएगा 2 रूट में 6। ये देखिए यानी हमें गुणनखंड क्या हो गए, मिल गए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको गुणनखंड के लिए और प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे हमने लिखा 3x² रूट में 6 रूट में 6 बाहर x प्लस 2 इक्वल 0। 3x², अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, रूट में 6x ये भी गया, रूट में 6x और प्लस 2 इक्वल 0। एक बार देखिए स्टार्टिंग में जब फैक्टर करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, एक बार जब गुणनखंड लेना होता है कि किसको किसको कॉमन लें वहाँ पे दिक्कत होती है। तो यही दो जगहों पे आपको अच्छे समझना होगा क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं यहाँ से हम 3 कॉमन कर, हालांकि देखिए इन दोनों में से x के अलावा कोई कॉमन ना होगा। अगर x कॉमन करते हैं तो यहाँ 3x और रूट में 6 बचेगा, लेकिन ये वैल्यू इसके हिसाब से सेट ना हो पा रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करें हम लोग। इस 3 को लिख सकते हैं रूट में 3 x², इसको भी लिख सकते हैं रूट में 3 रूट में 2 x, इसको भी सेट कर लीजिए रूट 3 रूट में 2 x, और इस 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 और इंटू रूट में 2 इक्वल 0। देखिए इतना करने के बाद ही आपके नंबर क्या हो पाएंगे, बन पाएंगे। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा और इधर से क्या कॉमन होगा। तो यहाँ से हम लोग रूट 3x को बाहर करते हैं, रूट 3x को बाहर कर लिया तो मिल जाएगा एक रूट 3 यहाँ से और x यहाँ से, रूट 3x माइनस रूट में 2, फिर माइनस लिया, देखिए रूट 2 यहाँ पे रूट 2 यहाँ पे, रूट 2 ले लिया, माइनस ऐसे कॉमन किया तो रूट में 3x और माइनस रूट में 2 और इक्वल क्या हो गए, 0 हो गया। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं, इनको बाहर कर लीजिए, x माइनस रूट में 2 एक तरफ हो गया, रूट में 3x माइनस रूट में 2 एक तरफ हो गया इक्वल 0। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों में तो सेम सेम, देखिए जैसे ये दोनों थे बाहर कर लिया, जो बाहर निकला उसको भी देख रहे हैं दोनों सेम हो गया। तो फाइनली हम आंसर क्या लिख सकते हैं भाई, गुणनखंड विधि से करना था, रूट में 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार हमें क्या मिल गए, दोनों सेम से मिल गए, स्क्वायर उधर भेज दिया 0 हो गया, रूट में 3x इक्वल टू रूट में 2, ठीक ना। तो x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 बाई रूट में 3, क्योंकि दो वैल्यू आने चाहिए प्लस और माइनस में, इस वजह से ऐसे कर लिया जाता है, ठीक ना। तो एक मिनट, प्लस माइनस यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो वर्ड जा चुका है, इसी को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, ये हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। जब हम वर्गमूल करते तब प्लस माइनस करते ना, वर्गमूल तो किया नहीं, इसलिए चूंकि इस पे 2 घात है, 2 आंसर आने चाहिए। तो जब आपका कभी एक ही आंसर आ जाए तो उसी को 2 टाइम लिख दीजिए, या फिर ऐसे इसको अलग कर लो इसको अलग कर लो, दोनों को अलग निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, एक साथ कर लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। हाँ, लेकिन लिखना 2 बार पड़ेगा क्योंकि इसके क्या थे, द्विघात समीकरण थे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट देखा जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी समीकरण है, इसके भी मूल क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए जब भी आप बैठिए मैथ पढ़ने के लिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट्स बनाया करिए, क्योंकि देखिए अगर नोट्स ना बनाएंगे केवल देखेंगे तो आपको भूल सकता है, बट अगर आपने नोट्स बना लिया नोट्स आपके बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आप नोट्स पे ध्यान दीजिए और नोट्स बनाते रहिए और उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में वो आपकी गाइड की तरह काम करें, ठीक। कोई भी दिक्कत हो अपना नोट्स खोलिए, सारा आंसर मिल जा रहा है, कैसे सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, वरना आप परेशान होंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस बार देखिए यहाँ भी रूट हो गया, यहाँ भी रूट हो गया, चलिए इसको भी सॉल्व किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे भी बच्चों आपका पकड़ होना चाहिए, ठीक ना, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसका इंटू हम यहाँ कराते हैं, ठीक है। तो रूट में 3 इंटू 8 रूट में 3 तो मिल जाएगा 8 रूट 3 यानी मिला जुला के 24 हो गया। दो संख्या लोग गुणा करने पे 24 है, जोड़ने घटाने पे क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो अगर 24 को लिखना है तो 8 और 3
हो सकता है 11, 8 3 को जोड़ देंगे तो 11 तो हो ही जाएगा। लेकिन और भी कुछ चीज़ें रहेंगी। चले ठीक है, करते हैं हम लोग। 3 + 8 11, देखते हैं कहाँ पे बात बनती है। नहीं बनेगी तो फिर देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तर्क तो लगाना ही पड़ेगा हम लोग को। तो √3 x² -